हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विज्ञान कक्षा 10 का पेपर है। पेपर कोड है आपका B/15,000। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और इससे पहले मैंने कई सेट का पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप हमारे चैनल पेज पर जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो के ऑप्शन में सारा चीज़ है। इसका प्ले मैंने भी बना दिया, तो प्ले से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग आओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और चैनल जितने लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए, हम लोग जानते हैं कि आपका जो समय होगा इतना होगा, ये पता है ये 15 मिनट के होंगे पढ़ने के लिए। सब चीज़ें हम बात ना करके वो डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आपको पूरे का सभी सब्जेक्ट का जो होगा एक साथ वीडियो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो एक ही में सारा चीज़ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो पहले अभी एक एक करके है, फिर एक में आपका सारा विषय का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण की पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होता है। तो देखिएगा, जब उसके केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन कोण आपका जो हो जाता है 0 अंश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो वो कौन सा होता है। देखिएगा, प्रतिबिंब पूछ रहा है, किसी लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है, ठीक है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, तो वो अवतल लेंस होता है। दर्पण में बात करते तो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहाँ कितना होती है, 25 सेमी होती है। कितनी होती है, 25 सेमी। फिर कह रहा मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है। कहाँ बनता है आपका, दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कह रहा प्रतिरोध का जो मात्रक आपका है वो क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है। कुलाम किसका मात्रक होता है, ऑप्शन में कई बार बोर्ड पेपर में पूछ दिया कुलाम, तो आपका देखिएगा आवेश का जो मात्रक होता है वो कुलाम होता है, ये भी चीज़ जानिए। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का होता है। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। पेपर में यही चारों आपका क्या किया जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग अलग से फैक्ट में बता रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकेंड में गुजरने वाला आवेश कितना होगा। देखिएगा, धारा दे दिया, मतलब आई आपका दे दिया है 2 एम्पियर, ठीक है, और टाइमिंग आपका दे दिया 2 सेकेंड दे दिया, ठीक है। तो आवेश पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर होता है आई गुणे टी होता है। आई का मान हो गया 2 और टी का मान हो गया 2, 2 में 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 कूलाम। तो देखते हैं 4 कूलाम कितना कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं सदैव समांतर होती हैं। जी हाँ, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये भी सही है। या परस्पर काटती हैं, तो कौन सा हो सकता है जी, इसमें से देखिएगा, सदैव समांतर होती गलत है, एक ही बिंदु पर मिलती है गलत है, परस्पर काटती हैं ये भी गलत है, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उपखंड आपका ख है। यहाँ पर कह रहा पहला क्वेश्चन, कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 का बनना किसका उदाहरण। मतलब कार्बन को जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब वायु में जब जलाते हैं तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, 2 = 1 को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है आपकी, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एंटीमनी क्या होता है, देखिएगा एंटीमनी पूछा जा रहा है, तो एंटीमनी आपका एक क्या होता है, मिश्र धातु होता है। एक मिनट, क्या ये आपका उपधातु होता है ना, ठीक है। हाँ, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो ध्यान से देखिए, खाने का सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कह रहा वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपरी ऊपरी काली परत तथा तांबे के ऊपरी हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, तो क्या कहलाता है, ये संक्षारण होता है। क्या होता है, संक्षारण होता है। ठीक है,
फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में आपका एचओ लगा होता है, क्या लगा होता है, एचओ। मेथेनॉल है, इसमें आल ओ एच लगा है। एथेनॉल है, इसमें भी ओ एच लगा है। मेथेनॉल एचओ लगा इसमें, और एथेन, तो ये तल होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ख वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका पूछ रहा है एसिटिक अम्ल का आयुपीएससी नामकरण क्या होगा। एसिटिक अम्ल ही होगा, नहीं, इसका ध्यान से देखिए, CH3COOH, तो इसको एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन से एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, और COOH से हम लोग क्या कहते हैं, ओइक अम्ल, तो एथेन ओइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, स्टार्ट हो रहा उपखंड ग। उपखंड ग में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, जीव विज्ञान के। कह रहे कि पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है, तो किसके द्वारा होता है, ये जो क्रिया होती है जाइलम द्वारा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का जो निर्माण होता कहाँ होता, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क में। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होता, इंसुलिन जो आपका होता स्रावित होता ये थायराइड में। इसका आंसर नहीं मिला है, थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। लैंगहेरेंस के द्वीपिकाओं में शायद होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ये होगा आपका। तो इसका आंसर आपको पता होगा तो उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है आपका हाइड्रा में होता है, ये सबको पता है। कह रहा निम्नलिखित में से आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा है, तो देखिएगा आनुवंशिकी जो पदार्थ आपका होता है डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, आनुवंशिकता के जो जनक थे वो कौन थे, तो देखिएगा आनुवंशिकता के जो आपके जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ओके, फिर कह रहा वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है पृथ्वी को बचाती है, तो पृथ्वी को किससे बचाती है आपके, तो ध्यान से देखिएगा परावैंगनिक किरणों से ये हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर कह रहा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र बनाइए और इसके नियमों का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। तो प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा हो, तो देख सकते हैं आप लोग, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फिगर नहीं समझ में आ रहा तो फिगर में बना रहा हूँ, देखिए ये कोई आपका N1 पहला माध्यम है, ये आपका N2 दूसरा माध्यम है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की क्रिया ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे सीधे क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है अपने मार्ग से, तो अपवर्तन का नियम देख लीजिए आप लोग। जब कोई प्रकाश की किरण मतलब एक माध्यम से दूसरे, जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, मतलब इसका वेग तथा दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। फिगर के माध्यम से हम लोग जानते हैं, तो इसका फिगर क्या होता है, तो फिगर कुछ इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है आपका अभिलंब होता है। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये चीज़ें आप लोग पढ़े पढ़े भी होंगे। तो इसको, इस किरण को ऐसे सीधे अपने मार्ग से ऐसे निकल जाना चाहिए, तो लेकिन ये अपने मार्ग से ऐसे क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। या तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का हम लोग अपवर्तन कहते हैं। इसका फिगर है। अब इसके दो नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है कौन कौन सा, दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, मतलब पहले नियम को कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो आपका होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। तो ये आपका नियतांक कैसे होता है, n बराबर, इसी को हम लोग कहते हैं साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक है। तो ये आप लोग इसको बता देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों नियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद आपका है दूसरा क्वेश्चन, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, तो इसका चैप्टर आपको विद्युत चैप्टर में ना आसानी से मिल जाएगा। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस सवाल को मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर सवाल आपका दे रखा था कि वस्तु की जो लंबाई दे रखी थी आपकी 0 मतलब 2 सेमी दे रखी थी,
और वस्तु की जो फोकस दूरी दे रखी थी आपका 10 सेंटीमीटर और वस्तु की जो दूरी दे रखी थी वो -15 सेमी। चूँकि ये उत्तल लेंस है तो यू हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ये सब आप लोग को चीज़ें पता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमें आई ज्ञात करना, प्रतिबिंब की दूरी भी। तो भी हमें जब ज्ञात होगा तभी लंबाई हमारी ज्ञात हो पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग लेंस का है तो लेंस के फार्मूले से इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र से लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये हमारा क्या होता है, लेंस का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लेंस के फार्मूले हम लोग देख सकते हैं कि फोकस दूरी दे रखा था आपका 10 सेमी, भी हमें ज्ञात करना है और u का वैल्यू आपका -15 सेमी दे रखा था। ओके, तो 1/10 आपका 10 हो जाएगा इक्वल टू 1/b, माइनस से माइनस का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस 1/, हो जाएगा 15। इधर ये प्लस, इसको इधर भेज देते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस बराबर 1/b। तो 10 और 15 का जो लॉस आपका होगा वो हो जाएगा आपका 30। 10 से 30 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा। इतना आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसको घटा लेंगे तो 1/30 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1/v। तो v बराबर आपका हो जाएगा 30 सेमी। ये हमें v का मान निकल गया। अब हम लोग आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे जो बोर्ड पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर्धन नियम बराबर हम लोग पढ़े हैं, लेंस का जो आवर्धन होता है v/u बराबर I/o होता है। ओके, लेंस के आवर्धन का फार्मूला होता है, उसमें हम लोग ये चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा v का वैल्यू हमने जस्ट निकाला 30 और u का जो वैल्यू दे रखा था वो -15 और i हमें ज्ञात करना है। हमेशा ओ जब भी सवाल लगाएंगे ना, 2 से भी लंबाई 3 से भी लंबाई, ये हमेशा ओ ही देता है, हमेशा i ही ज्ञात करना होता है। ओके ना, ये याद करके रख लीजिएगा। ये 2 देखा, 15 दूनी आपका हो गया 30, 2 में 2 का गुणा कराएंगे तो i का जो मान हो जाएगा -4 सेमी और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न आपका है दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण निवारण उपाय क्या करें, किरण आरेख खींचिए। और अथवा आपको दिया यहाँ पर है, या तो आपको इस सवाल को क्या करना है, लगाना है। तो दोनों में से कोई एक लगाना है। तो हम लोग दोनों प्रश्नों का आंसर क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिए। और उसके बाद हम लोग विस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। धातु के शोधन की विद्युत अपघटनी के विधि का क्या करिए, सचित्र वर्णन कीजिए। अम्ल तथा क्षारों के 3 रासायनिक गुणों का समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा आपका दिया है संकलन अपक्रिया, बहुलीकरण या साबुनीकरण पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक साथ क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिए शुरू से अंत तक। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिएगा, ये जो प्रश्न आपका दूरदृष्टि दोष का निवारण है, ये हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताएंगे आप इसका सिंपल से परिभाषा मैं बोल रहा हूँ जो उसको आप लोग लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। ओके ना, तो बोल रहे हैं इस बताएंगे दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। सिंपल से ये भी है, ठीक है ना। स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद बताएंगे ये दोष निम्नलिखित 2 कारणों पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो आप हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद कारक, ठीक है ना। कारण क्या होता है, पहला कारण ये बताएंगे नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा कारण ये होता है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। और इसका फिगर जो आप है, फिगर आप क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। ये दोनों फिगर है, देख सकते हैं। इन दोनों फिगरों को आपको क्या करना, बनाना है। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला दोनों को क्या करना है, बनाना है। तो इसका आंसर हो गया। फिर इसका कारण क्या हो गया, अब इसका निवारण क्या बताएंगे। ये कारण हो गया निवारण। निवारण इसका होगा, आप लोग हेडिंग लिख लेंगे, दूरदृष्टि दोष का जो निवारण के लिए आपको उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तर लेंस का आपको क्या करना, प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तर लेंस का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये इसका आपका क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। जो सवाल दिया है, सवाल का आंसर हम लोग देखते हैं। ये फिगर दिया है, इस फिगर के माध्यम से आपको क्या करना है, सवाल को लगाना है। ओके, इस पर आपका 6 ओम है, इस पर 2 ओम है और ये 0.8 ओम है। ओके, तो इसके बीच आपको क्या करना, प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो पहला पूछा कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध होंगे वह आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं।
यहाँ पर लिखेंगे 6 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। तब इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/6 + 1/2, क्योंकि बट्टे में आपका फार्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा ये बट्टे में फार्मूला होता है। तो 1/r डैश बराबर 6 और 2 का लॉस हो 6 हो जाएगा, 6 के नम 6, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, तो 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा 4/6। इसको सरल करेंगे 2 1 के नम 2, 2 दूनी 2 3 6, तो 1 आपका जो मतलब हम सीधे डैश बात करते हैं, r डैश बराबर 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, 3/2 ओम हो जाएगा, या इसको हम लोग भाग करेंगे तो r डैश बराबर आपका 1.5 ओम हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात हो गई आपकी। जब यहाँ तक बात हो गई तो हम लोग बात करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, अब इसका जो टोटल मान होगा 1.5 ओम और 0.8 ओम के जो प्रतिरोध आपके होंगे वो किस क्रम में आपके जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1.5 ओम व 0.8 ओम के जो प्रतिरोध है वो क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तब तुल्य प्रतिरोध जो आपका होगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, R बराबर 1.5 + 0.8, इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो R बराबर हो जाएगा 8 5 13 10 और 1 2.3 ओम, जो कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा 2.3 ओम हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात हमारी हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा पूछा था, देखिए पूछा है सेल में प्रवाहित धारा ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ पर हम सेल में प्रवाहित धारा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो धारा I बराबर हम लोग जानते हैं V अपान क्या होता है, R होता है, ठीक है। अब यहाँ पर धारा हम लोग निकालेंगे I। अब यहाँ पर बात करेंगे V कितना दे रखा है, देखिएगा चित्र में आपका 12 वोल्ट दे रखा है, और R आपका कुल कितना निकला है, 2.3 निकला है। ओके, तो आपकी धारा हो जाएगी 12, अब दशमलव कटाएंगे ऊपर हो जाएगा 120/23। अब इसको भाग दे लेंगे तो उतना आपका क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा, ठीक है। तो 23 से 120 में भाग कर लीजिएगा आप लोग। ओके, फिर तीसरा यहाँ प्रश्न में कहा ना कि 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो विभवांतर इसका ज्ञात करना, तो इसमें जो प्रतिरोध होगा 0.8 रखना, और इसमें आपका धारा कितना देर निकल गया, आपका 120/23 निकल गया। ओके, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर लगा दे रहे हैं, देख लेंगे आप लोग। तो आपका विभवांतर पूछ रहा है, V बराबर I × R होता है। ओके, तो I आपका हो गया 120/23, और इसमें जो आपका R का जो मान था 0.8 रखना था। क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो V बराबर हो जाएगा 120/23 गुणे ये 8 बट्टा हम लोग कर लेते हैं 10, दशमलव कटाएंगे 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, ये 8 का आपका हो जाएगा 12/96/23, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, 23 से 96 में भाग कर लेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा, ये आप लोग नीचे लिख लीजिएगा भाग देकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा था उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका सिंपल सा परिभाषा लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा परिभाषा थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में ना आए, या तो समझ में आएगा तो इसी को लिख लीजिएगा, या तो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। इसमें बताएंगे विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील वाले जो तत्व होते हैं कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, या तो ये वाला बात कर लेंगे आप लोग, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो उसी को हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया, जैसे यहाँ पर लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं का स्थान ले लेता है, जिसे हम लोग फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पर कॉपर सल्फेट है ना, तो यहाँ पर देखिए
आयरन जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है और कॉपर जो आपका होता है कम क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण ये इसका स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो चित्र में आप लोग देख सकते हैं Fe यहाँ पर हो गया, SO4 यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लिया और यहाँ पर कॉपर को जो होगा ना अलग कर देगा, यहाँ कॉपर अलग हो जा रहा है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार आपका पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसी द्वि विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, या इसी को हम लोग उभय प्रतिस्थापन क्या कहते हैं। ओके, तो इसकी परिभाषा होता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों का अथवा घटकों का क्या होता है, अदला बदली, मतलब आज जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और भी इसका परिभाषा आगे है, तो यहाँ पर इसके आगे लिख लीजिए, हो जाती है तथा नए यौगिक बनाते हैं वो अभिक्रिया, या तो ऐसे कह सकते हैं, सिंपल से क्रिया आप लिख लेंगे। ओके, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। देखिएगा आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है इसमें, तो थोड़ा नॉइज बजा रहा होगा बच्चों का, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, यहाँ पर Ba प्लस या Cl माइनस है, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो देखिएगा ये Ba जो होगा इसके साथ हो जाएगा और ये जो प्लस इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो जाएगा या NaCl। अब सिंपल सा परिभाषा बता सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है, उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इतना हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा धातुओं के शोधन के लिए विद्युत अपघटनी का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, बताएंगे। इस विधि में अशुद्ध तांबे की जो प्लेट होता है एनोड का कार्य करती है और कैथोड जो होता है शुद्ध कॉपर की प्लेट होती है। विद्युत अपघटन कॉपर सल्फेट का जो होता है अम्लीय विलयन होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध जो कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है। एनोड के नीचे कुछ अशुद्धियाँ जिनमें सिल्वर गोल्ड आदि धातुएँ होती हैं जमा हो जाती है, इन्हें एनोड मड कहते हैं। शेष अशुद्धियाँ घोल में क्या होते हैं, सल्फेट के रूप में आ जाती है, जैसे निकिल, आयरन, जिंक आदि, ठीक है ना। तो विद्युत अपघटन में 1.3 वोल्ट का विभवांतर प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा शोधन कॉपर में आपका क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ये इसका चित्र है, इसका आप लोग चित्र दे सकते हैं और इसको बना लीजिएगा, आप लोग इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका है विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा था अम्ल, क्षार तथा लवण में, लवण की परिभाषा दीजिए और उसके फैक्ट को क्या करना है, रासायनिक 3 गुणधर्म में लिखना है। तो अम्ल वाला है आपका, अम्ल क्या होता है आप सबको पता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। या अम्ल वे पदार्थ हो जाते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है। आपका HCl होता है, H अलग हो जाएगा, Cl माइनस, HNO3 H प्लस NO3 माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो क्या करते हैं, देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ओके, क्षार क्या होते हैं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन मतलब OH देते हैं, उसी को हम लोग हाइड्रोक्सी आयन के अतिरिक्त तो कोई ऋणायन नहीं देता, उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। ये क्षार बताएंगे, सिंपल सी परिभाषा, ठीक है ना। अम्ल क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। सिंपल से इसका परिभाषा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं NaOH, Na प्लस आपका OH माइनस, ठीक है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया के क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं। लवण क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन अथवा तथा हाइड्रोक्सी आयन OH के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो उसे लवण कहते हैं, ठीक है ना। Zn SO4 है, तो Zn आपका प्लस प्लस SO4 पे माइनस, मतलब दोनों की संयोजकता 2-2 होती है, तो ये चीज़ें बताया गया है। ओके, तो अम्ल, क्षारीय, लवण है। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, पूछ रहा आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में स्थानांतर देना है, फिर न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करना, स्वपरागण तथा परपरागण क्या है उदाहरण सहित इसको क्या करना है, समझाना है, और इसके 2 लाभ तथा 2 हानियाँ क्या करना है, लिखना है। ओके, फिर परिवार नियोजन क्या है, इसकी अस्थायी तथा अस्थायी विधियों का क्या करना, उल्लेख करना है। अथवा ये वाला नहीं आ रहा परिवार नियोजन का, तो आप लोग इसको कर सकते हो। मेंडल के नियमों का उदाहरण सहित उल्लेख करिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको आपको क्या करना है, बताना है। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गया। तो जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।